नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। और सम्मिश्र संख्याओं के गुणधर्म हमने योगफल देख लिया था, फिर अंतर देख लिया था, गुणन देख लिया था। आज हम बात करेंगे भागफल की, है ना। तो हमारा आज का हेडिंग है क्या, दो सम्मिश्र संख्याओं का, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब देखिएगा, हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर सपोज करो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 जो है वो x1 प्लस का आयोटा y1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इक्वल्स टू x2 प्लस का आयोटा y2 है। तो अगर हम z1 अपॉन z2 करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस का आयोटा y1 डिवाइड बाय x2 प्लस का आयोटा y2। बट हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो डिनोमिनेटर या फिर हर वाली राशि है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए ना। मतलब हमारा जो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपॉन वाली जो वैल्यू है, डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है, वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, x1 प्लस का आयोटा y1 तो एज इट इज है, ठीक है, x2 प्लस का आयोटा y2, इसको हम इसके कॉन्जुगेट से अर्थात संयुग्मी से गुणा करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी x2 माइनस का आयोटा y2, ताकि रेशनलाइजेशन हो सके, हरों का परिमेयकरण हो सके। तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, a प्लस का भी और a माइनस का भी, मतलब x2, ठीक है। अब आयोटा y2 का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा और आपके पास आएगा y2 स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2 आएगा। x1 को फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से आयोटा y2 से करेंगे तो x1 यहाँ पे y2 विथ आयोटा, फिर क्या होगा, आयोटा y1 को x2 से, तो यहाँ से y1 इंटू x2 आयोटा, और लास्ट में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का कितना, y1 और y2। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें आयोटा वालों को अलग, विदाउट आयोटा वालों को अलग, तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x1 x2 और यहाँ से हमें मिलेगा प्लस का y1 y2, आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x1 x2 y1 और माइनस का x1 y2, है ना, x1 y2 अपॉन में हमें क्या मिलेगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटीज देखते हैं ना। सम आइडेंटिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म, सम्मिश्र संख्या के गुणधर्म। ठीक है, देखिएगा पहली आइडेंटिटी है, अगर हमें बोला जाता है z1 एवं z2 दो सम्मिश्र संख्या है, इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, तो पहला z1 प्लस z2 का अगर हम होल स्क्वायर करें तो ये हमें मिलेगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z1 इंटू z2, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं वैसा ही कुछ है। दूसरा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, है ना, ये आएगा हमारे पास z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स z1 एंड z2। ठीक है जी, अब थर्ड हम बात करें, ठीक है, थर्ड में हम बात करते हैं पावर 3 की, है ना, तो ये आएगा अपने पास z1 प्लस z2 का होल पावर 3,
तो ये हमें मिलेगा Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस का यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 टाइम्स Z1 इंटू Z2 और Z1 प्लस Z2। क्लियर है। और अगर मैं बात करूँ Z1 माइनस के Z2 के होल क्यूब की, ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा Z1 क्यूब माइनस का Z2 क्यूब। अब देखिए यहाँ से हमें ध्यान में रखना है कि ये Z1 Z2 है, तो इसको हमें माइनस करना है, जहाँ जहाँ Z2 आएगा वहाँ माइनस आएगा, तो माइनस का 3 टाइम्स Z1 Z2 और ये आएगा Z1 माइनस का क्या प्राप्त होगा, Z2 प्राप्त होगा। क्लियर है भाई, ठीक है। जहाँ जहाँ Z2 आ रहा है वहाँ पे अपने को क्या करना है, माइनस का कर देना है, ठीक है। फिर एक फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे बता देता हूँ आपको, फोर्थ प्रॉपर्टी है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी में देखिएगा यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा Z1 स्क्वायर माइनस का Z2 स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस का Z2 और Z1 माइनस का Z2, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ये आइडेंटिटीज जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस में जो है वो यूज़ में भी आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो हमारा, अब हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक एवं कोणांक, ठीक है। देखिएगा अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सम्मिश्र संख्या का मापांक एवं कोणांक, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉड ऑफ या मॉड ऑफ मॉड एंड, है ना, मॉड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या चीज़ है, समझना इसको। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, यदि Z1 बराबर x प्लस का आयोटा y एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, ठीक है। तो देखिएगा अगर कोई हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है तो यह आर्गेंड प्लेन में, कौन सा प्लेन, आर्गेंड प्लेन, इसे बोलते हैं हम आर्गेंड तल या आर्गेंड प्लेन में एक बिंदु को निरूपित करती है। किसको निरूपित करती है, बिंदु को निरूपित करती है, ठीक है, निरूपित करती है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्गेंड तल या फिर आर्गेंड प्लेन क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं अब बता देता हूँ कि वह तल जिसमें x अक्ष वास्तविक एवं y अक्ष काल्पनिक अक्ष हो, आर्गेंड तल कहलाता है। इन एनी प्लेन देयर इज x axis is real and y axis is imaginary is called आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड तल कहलाता है, ठीक है। अब यह क्या चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ से एक तल ले लेते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, कुछ इस तरीके से, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा x एक्सिस की मैं बात करूं तो ये तो हमारे पास क्या होगा, रियल एक्सिस, रियल अक्ष, है ना, और ये होगा हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी अक्ष, ठीक है जी, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से यह देखना है कि रियल एक्सिस में ये आपका 0,0, ठीक है, ये आपका आएगा 1,0, ये आपका 2,0, ये 3,0, ठीक है, इधर -1,0, -2,0 और ये -3,0, ठीक है।
ये आपके पास आएगा 0 कॉमा आयोटा, है ना, 0 कॉमा 2 आयोटा, है ना, ये आएगा 0 कॉमा 3 आयोटा, है ना, और ये 0 कॉमा 4 आयोटा, है ना। यहाँ से आएगा 0 कॉमा माइनस का आयोटा, 0 कॉमा माइनस का 2 आयोटा, 0 कॉमा माइनस का 3 आयोटा और 0 कॉमा माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक ऐसा एक्स अक्ष जो है जिसमें आयोटा के नंबर हो वो इमेजिनरी एक्सिस होता है, और एक ऐसा अक्ष जिसमें वास्तविक या फिर रियल नंबर्स हो वो क्या होता है, रियल अक्ष होता है, रियल एक्सिस होता है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या एक किसको डिनोट करता है, एक पॉइंट को डिनोट करता है। तो मैं मान लेता हूं कहीं यहां पर इस तरीके से एक पॉइंट मान लेता हूं। ठीक है, ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं क्या P, है ना, ये P x कॉमा वाई, है ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू क्या है, x प्लस का आयोटा y, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, P x कॉमा वाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना, कौन सी वाली, इधर वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस है ना, देखिएगा ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, x हो जाएगी। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y है तो वह किसी पॉइंट पी एक्स कोमा वाई को डिनोट करेगा जिसमें से y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो x रहेगा और x एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, y रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज में लिया मॉड, है ना, या मॉड्यूलस भी बोलते हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं मापांक। ठीक है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड या फिर मापांक क्या होता है, पी एक्स कॉमा वाई की ओरिजिन से डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस पी एक्स कॉमा वाई ओरिजिन से रखता है ये जो डिस्टेंस होती है ये इसका क्या होती है, मॉड होती है। ठीक है, जिसे हम मॉड ऑफ जेड से भी डिनोट करते हैं या फिर आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। इसका मतलब मॉड ऑफ जेड का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों पॉइंट के मिड की डिस्टेंस है ना, वो क्या होगा, स्क्वायर रूट में x माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और y माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ये क्या होता है, इसका मॉड होता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में देखिएगा यहां से जब हम आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ए आर जी ऑफ जेड। ठीक है, तो ए आर जी ऑफ जेड क्या होता है, ये जो ओ से पी लाइन है ना, ये ओ से पी लाइन ने रियल एक्सिस से जो एंगल बनाया, रियल एक्सिस से जो एंगल बनाया, मान लीजिए थीटा एंगल बनाया, तो रियल एक्सिस से जो एंगल होगा थीटा वही क्या होगा, इसका आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, थीटा, है ना, और वो थीटा क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट को डिनोट करता है उसको ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन रियल एक्सिस से जितना एंगल बनाती है वो एंगल ही क्या होता है, इसका आर्ग्यूमेंट होता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना होगा, थीटा होगा। अब थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए भाई गौर से। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा का वैल्यू आएगा y अपॉन एक्स, या फिर थीटा इक्वल्स टू आएगा टेन इनवर्स में y अपॉन एक्स का मॉड। ये क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है जी, इसको देखिए अच्छे से, है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ z इक्वल्स टू यहाँ से 3 प्लस का 4 आयोटा, ठीक है। एक तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉड ऑफ z फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक फाइंड आउट करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है जी। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखिए, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है 3 प्लस का 4 आयोटा, या आयोटा 4 एक ही बात है, तो मॉड ऑफ z का जो वैल्यू होता है वो स्क्वायर रूट में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं x प्लस के आयोटा y से, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 है और y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4 है। क्लियर है भाई, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास मॉड ऑफ z जो आएगा वो स्क्वायर रूट में कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ z का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करूं, मतलब ARG ऑफ z है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ये जो आएगा अपने पास tan इनवर्स में y अपॉन x आएगा ना। ये यहाँ पर दो पैरेलल लाइन क्यों लगाई है अभी बताऊंगा आपको। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ARG ऑफ z है ना, ये हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें tan इनवर्स में y का वैल्यू कितना है 4 और x का वैल्यू कितना है 3, तो ये हमें आंसर मिलेगा tan इनवर्स में 4/3 के इक्वल। ऐसे ही छोड़ देना इसको, क्योंकि अगर सपोज करो या tan इनवर्स में 1 आता या √3 आता या 1/√3 आता तो हम टेबल से वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है जी। अब ये tan इनवर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ tan 30 डिग्री का वैल्यू अगर 1/√3 है ना, तो 30 डिग्री का मतलब होगा tan इनवर्स में 1/√3, ठीक है। कहने का मतलब है कि tan थीटा 1/√3 थीटा की किस वैल्यू के लिए देता है, तो 30 डिग्री के लिए ये 1/√3 देता है। तो 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स में 1/√3, ठीक है। tan इनवर्स का कभी भी मतलब ये नहीं होता, tan इनवर्स का मतलब ये नहीं होता कि 1/10 है ना, ये कभी भी मतलब नहीं होता, ठीक है। ये एक एंगल होता है, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x का मतलब है कि ये 30 डिग्री इक्वल्स टू tan इनवर्स का 1/√3, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे, इसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, ठीक है। एग्जाम्पल है z इक्वल्स टू सपोज करो 1 प्लस का आयोटा √3 है ना, 1 प्लस का आयोटा √3। अब वो की वही चीज़, हमें एक तो मॉड ऑफ z फाइंड आउट करना है, ठीक है, और एक फाइंड आउट करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिएगा मॉड ऑफ z का मतलब क्या होगा, यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ z इक्वल्स टू एक्स प्लस के आयोटा y से, तो आप देख सकते हो कि x का वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है, y का वैल्यू कितना आ रहा है, √3 आ रहा है, ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास मॉड ऑफ z जो आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 1 + 3 कितना आएगा, √4 मतलब 2। अब माइनस नहीं लेना है बिकॉज यहाँ पे मॉड ऑफ z जो होती है वो डिस्टेंस होती है, तो मॉडुलस जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। सेकेंड वन आर्ग्यूमेंट ऑफ z है ना, इसका वैल्यू कितना होता है, tan इनवर्स में y/x, तो tan इनवर्स में y का वैल्यू कितना है, √3 है, और x का वैल्यू कितना है, 1 है। तो tan इनवर्स का √3 डिवाइड बाई 1 मतलब tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 का मतलब होगा कि tan थीटा √3 किस एंगल पे देता है, तो 60 डिग्री पे देता है। 60 डिग्री का मतलब होगा π/3 है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ जाएगा, π/3 के इक्वल। क्लियर है भाई, तो ये मामला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा
यहाँ तक क्लियर है? अब एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, देखिए इस डायग्राम से ही समझाता हूँ जो हमने डायग्राम देखा था, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तो हमारे पास P जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई P जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाए? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा ये हमारे पास P है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? X जो है वो नेगेटिव होगा, Y जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो मॉड ऑफ Z के वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, ये तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी जो है, ये दूरी तो आप चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में लो, आपको कितनी मिलेगी? ये तो आपको मिलेगी स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वली मिलेगी, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल मिलेगी, ठीक है। लेकिन आर्गुमेंट जो है वो क्या होगा? चेंज होगा, दिखाई दे रहा है? आर्गुमेंट आपका क्या होगा? चेंज होगा, मतलब जो एंगल आपका थीटा था उससे अब क्या बढ़ जाएगा, बात समझ में आ रही नहीं? ठीक है, तो आर्गुमेंट आपका चेंज होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखवाया है? मॉड लिखवाया है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव क्यों मिलेगी? क्योंकि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो इसका रेशियो क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। लेकिन वो अपने को चेक करना पड़ेगा कि x नेगेटिव के कारण से मिल रहा है कि y नेगेटिव के कारण से मिल रहा है, ठीक है। या फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में मॉड ऑफ जेड का जो वैल्यू होगा वो तो आपका क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट दोनों का डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट मतलब थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा? तो ये होगा टेन इनवर्स में कितना? ये रहेगा आपके पास y अपॉन माइनस एक्स के इक्वल, ठीक है। और इसमें थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा? टेन इनवर्स में कितना? टेन इनवर्स में रहेगा माइनस का y और माइनस का x। और फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो इसमें आपका कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें मॉड जो रहेगा वो सेम रहेगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो टेन इनवर्स में देखिए इसमें आपके पास x जो है वो पॉजिटिव रहता है और y क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। तो अपने को क्या मिलेगा? y माइनस का और x प्लस का, बात समझ आ रही? तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में किस तरीके से अपने को लेनी है, ठीक है जी। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी, देखिएगा। अगर मैं बोलूं, देखो अब इसी के मैं 4 पार्ट बना देता हूं और चारों को अच्छे से समझा देता हूं जो मैंने केसेस अभी बताया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मुझे बोला जाता है यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1 प्लस का आयोटा, इधर z इक्वल्स टू, ये 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, इसे मैं लिख रहा हूं माइनस का 1 प्लस का आयोटा, ठीक है। z3 है माइनस का 1 माइनस का आयोटा, और z4 जो है वो 1 माइनस का क्या है? आयोटा, ठीक है। अब इसमें हमें मॉड ऑफ z1 फाइंड आउट करना है, तो मॉड ऑफ z1 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? मॉड ऑफ z1 आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पर x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा? √2 मिलेगा। तो मॉड ऑफ z1 जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? √2 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब दूसरा मैं बात करूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z है ना, ARG ऑफ z, ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा टेन इनवर्स में y अपॉन एक्स के इक्वल ना। तो टेन इनवर्स में जो y है वो भी 1 है और x है वो भी 1 है, तो टेन इनवर्स कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। टेन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, क्योंकि 1045 पे 1 होता है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू π/4, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट में हम बात करते हैं यहाँ से z2 है ना, तो z2 का अगर हमें मॉड निकालना है तो ये हमें कितना मिलेगा? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वही, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये अपने को कितना मिलेगा? √2 मिलेगा, ठीक है। तो z2 का मॉड जो मिलेगा हमें √2 के इक्वल मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है,
तो ए आर जी ऑफ जेड है ना, ए आर जी ऑफ जेड 2 है ना, ये कितना आएगा अपने पास tan इनवर्स में y अपॉन एक्स के इक्वल ना। tan इनवर्स में y अपॉन एक्स, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 है और x का वैल्यू -1 है। अब देखिएगा tan इनवर्स हमें कितना मिला है, tan इनवर्स -1 मिला है ना, लेकिन ये -1 जो है वो x के कारण से आया, मतलब ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना। कौन से क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3π/4 के इक्वल आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आएगा 3π/4, क्योंकि tan 3π/4 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं Z3। तो Z3 का अगर मॉड निकालें तो ये होगा स्क्वायर रूट में -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने को मिलेगा 1 + 1 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ना। तो Z3 का जो मॉड्यूलस आएगा वो √2 आएगा, सब में √2 आ रहा है, ठीक है। जब हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 निकालेंगे तो ये अपने पास आएगा tan इनवर्स में कितना y अपॉन एक्स, ठीक है। तो tan इनवर्स में y का वैल्यू कितना है -1 और x का वैल्यू भी -1। अब माइनस माइनस कितना हो रहा है, प्लस हो रहा है, लेकिन ये +1 फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले +1 के इक्वल नहीं है ना, ये +1 तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ध्यान में रखना है कि आंसर कितना होता है 5π/4 होता है ना। 5π/4 लेते हैं या फिर इसे -3π/4 भी लेते हैं, ठीक है। दोनों ही एंगल सही है, लेकिन ज़्यादा सही -3π/4 ना। दोनों ही चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है। फिर Z4 की बात करें तो Z4 का मॉड्यूलस आएगा अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा 1 + 1 मीन्स कितना आएगा √2 आएगा। तो Z4 का जो मॉड्यूलस है वो √2 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ARG ऑफ जेड, ठीक है, ये अपने को कितना मिलेगा, ये मिलेगा tan इनवर्स में y/x, y का मतलब -1 और x का मतलब 1 है ना। तो tan इनवर्स कितना मिलेगा -1 मिलेगा। tan इनवर्स -1 मतलब इस बार फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है, तो हमारे पास आंसर आएगा π/4 और वो भी माइनस का। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आएगा -π/4 आएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही होगी, बोले सर ये जो वैल्यूज़ जो है, ठीक है, वो किस तरीके से लेते हैं, तो समझिएगा। अगर हमारे पास किसी क्वाड्रेंट में ना कभी π/4 प्लस का ले रहे हो, कभी माइनस का ले रहे हो, तो देखिएगा मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जब कभी भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल आए तो आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है। मतलब 0 से आपको क्या करना है, पाई तक वैल्यू लेना। और कभी भी आपके पास कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आए तो आपको एंगल जो लेना है वो क्लॉकवाइज लेना है। बात समझ आए? तो ये एंगल आपका पॉजिटिव आएगा और ये एंगल आपका नेगेटिव आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर, आप ध्यान से देख सकते हो, इसीलिए मैंने इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आया π/4 आया, सेकंड क्वाड्रेंट वाला है 3π/4 आया, और ये माइनस का 3π/4 है और ये माइनस का π/4, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है वह -π से π होता है। ध्यान दीजिएगा, है ना, -π से π। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है ARG ऑफ जेड, ठीक है, ये डिफाइन होता है -π से π के मिड में, ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना 0 से π यहाँ मिल जाता है और 0 से -π, तो हम बोल सकते हैं कि ये -π से +π के बीच में क्या करता है, वेरी करता है। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव कभी भी आपके पास वैल्यू आए तो आपका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और नेगेटिव आपके पास आए तो आपका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। नहीं, पॉजिटिव अगर आपके पास कोई वैल्यू आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और नेगेटिव कभी भी आपके पास वैल्यू आए ना, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए आपके पास या तो आंसर आएगा कौन सा, नेगेटिव वैल्यू के लिए आपके पास आएगा या तो सेकंड या फिर आपके पास क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ रही? नेगेटिव आपके पास सेकंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, है ना, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास माइनस का आएगा और ये आपके पास क्या आएगा, प्लस का आएगा। क्लियर है भाई, है ना। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम और बात करेंगे, क्योंकि ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या रहेगा, नेगेटिव वैल्यू रहेगा, और यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई
दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए। वैसे ये वैल्यू भी आपके पास सही है, क्योंकि 5π/4 इस तरीके से लोगे और 3π/4 ऐसे लोगे, तो ये भी आपके पास सही है। ठीक है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो 3π/4 सही है और माइनस का 3π/4 एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ये माइनस का 3π/4 एंगल का वैल्यू है, बट वैल्यू अपने को कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने चीज़ आपको यहाँ पे बताई कि पॉजिटिव जो आएगा, मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, y जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो y/x भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, तो y/x का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा, y नेगेटिव होगा, तो y/x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y जो है नेगेटिव होगा। ठीक है, तो y/x का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है। और आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपको कौन सा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। ठीक है, और इधर कैसे लेना है, इधर लेना है आपको क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूलाज और नियम। तब तक के लिए धन्यवाद।